सलाम नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दिल दहला देने वाली कहानियां। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम यूं ही आपके लिए ऐसी खौफ से भरी कहानियां लाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी से। अमन अपने माँ बाप के साथ अपने दादा से मिले घर में रहता था। इनके अलावा उसकी एक बहन शोभा और भतीजा अक्षय भी उन्हीं के साथ रहते थे। शोभा के पति 1 साल पहले ही दुनिया को अलविदा कह चुके थे। तब से वो अपने माता पिता के साथ ही रहती थी। इतने लोगों की जिम्मेदारी एक अकेले अमन के पिता किशन पर आ गिरी थी। उनकी जॉब में कोई इतनी तनख्वाह नहीं मिलती थी कि उनका अच्छे से गुजारा हो सके। सारे लोगों को अमन से काफ़ी उम्मीदें थी कि एक बार वो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और उसे अच्छी सी जॉब मिल जाए तो उनकी हालत सुधर जाएगी। इन सब के अलावा अमन के बड़े चाचा का परिवार भी था। बड़े चाचा ने सारी जायदाद बड़ी चालाकी से अपने नाम करवा ली थी और अमन के पिता को बस ये घर ही मिल पाया। जहां अमन के चाचा का परिवार खुशहाली में था, वहीं अमन का परिवार परेशानी में दिन काट रहा था। हालांकि वो चाहते तो अमन और उसके परिवार की मदद कर सकते थे, लेकिन अमन की माँ को कभी भी उनकी मदद नहीं चाहिए थी। सारा माल हड़पने के बाद मदद करने निकले हैं, ये कलाम उसकी जुबां पर हमेशा चढ़ा रहता। इन सब के बावजूद उन्होंने रिश्ता कायम रखा। बड़े चाचा की इकलौती बेटी जिसका नाम जानवी था, अक्सर उनके घर आया जाया करती थी। यही थी जो बार बार अमन और उसकी फैमिली को पैसे देने की कोशिश किया करती थी। अरे चाची, मुझसे ज़्यादा आपको इन पैसों की ज़रूरत है, फिर आप क्यों मुझसे मदद नहीं लेना चाहती? क्या मैं आपकी बेटी नहीं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप लोग इस हालत में हो और मैं वहाँ। अरे तू तो मेरी सबसे प्यारी बेटी है, कितनी साफ दिल बच्ची है, मुझे नाज है तुझ पर। लेकिन बेटा, जिस दिन तू अपनी कमाई से मुझे पैसे देगी मैं ज़रूर ले लूँगी। ऐसी ही कई बातें करते हुए शांति उसे टाल देती। जानवी की यही बातें अमन को बड़ी पसंद आती, इसीलिए वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। हाय हाय करते हुए अमन की पढ़ाई पूरी हो गई और कैंपस से उसे बहुत ही बेहतरीन जॉब भी मिल गई। अमन ने गरीबी में अपने और पराये अच्छी तरह से पहचान लिए थे। उसका बस एक ही मकसद था कि वो अपने घर और घर वालों की ज़िंदगी बेहतर से बेहतर बनाना चाहता था। जल्द ही सारी जिम्मेदारियों का बोझ उसने अपने कंधों पर ले लिया। जैसे जैसे वक्त बीता, उनकी हालात भी सुधरती गई। एक रोज़ अमन ने अपने माँ बाप से नया घर लेने की बात कर दी। इस पर उसके पिता ने कहा, बेटा ये घर मेरे पिता ने मुझे दिया था। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब यही घर हमारा सहारा बना। यहाँ हमने अपनी ज़िंदगी से सबसे परेशानी वाले वक्त को देखा है। मैं इस घर को कभी भी छोड़कर नहीं जा सकता। कम से कम हमारे मरने तक तुम इसी घर में रहो। बाद में तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। अरे पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला आपकी बात टाल सकता हूँ क्या? मैं तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। अगर आप लोग यहाँ से नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं किसी अच्छे से कॉन्ट्रैक्टर से मिलकर इस घर की अच्छी सी मरम्मत करवा लूँगा, तब तो ठीक है ना? इस बात पर सारे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन सभी ने इस बात पर हामी भर ली और अमन ने जल्द ही एक कॉन्ट्रैक्टर को अपने घर का रेनोवेशन का काम दे दिया। इस काम में करीब करीब 15 से 20 दिन लग जाने थे, तो इसीलिए अमन ने एक फ्लैट किराए पर लिया और सब लोग वहीं शिफ्ट हो गए। इसी दौरान अमन जानवी से कुछ बात करना चाहता था, इसीलिए उसने जानवी को ऑफिस के बाद कॉफ़ी के लिए बुलवा लिया। तय वक्त पर दोनों ही कॉफ़ी शॉप में मिले। तब जानवी ने कहा, अच्छा तो बताओ, क्या बात थी जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलवाया है? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था, इसीलिए कब से सोच रहा था कि कब और कैसे मिला जाए तुमसे। अच्छा तो कहो, ऐसी कौन सी बात है?
दरअसल जानवी कॉलेज के दिनों में मेरे साथ एक लड़की पढ़ा करती थी जिसका नाम मायरा था। मैं तभी से उसे पसंद करता था, लेकिन अपनी हालत की वजह से उस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं उससे पिछले हफ्ते में ही दोबारा मिला। वो इसी शहर में है। यार, इस दफ़ा उससे मिलने के बाद ऐसा लगा कि शादी करूँगा तो बस किसी से। जानवी ये सुनकर एकदम चौंक गई। उसने हंसते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। इतने दिनों से चल रही बात का कभी जिक्र भी नहीं किया, ऐसा क्यों? अरे ऐसा कुछ नहीं, वक्त ही ऐसा था। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। और तुझसे पहले क्या मैं ये बात किसी से कह सकता हूँ? जानवी ने हंसते हुए कहा, हम लोगों ने सारे ही काम एक साथ किए हैं और शायद जीवन साथी चुनने का काम भी एक साथ ही करेंगे। मैं भी तुझे राज के बारे में ही बताना चाहती थी। मॉम ने उनकी बुआ के फैमिली से एक लड़का पसंद किया है। पापा के गुजर जाने के बाद मॉम की बड़ी टेंशन थी कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए, इसीलिए उन्होंने राज को पसंद किया। मैंने उसकी तस्वीर देखी और सच कहूँ तो मुझे भी बड़ा पसंद आया। अरे वाह, ये हुई ना बात। हम दोनों को एक साथ ही अपने बेटर हाउस मिल गए। दोनों इस बात पर हंसते हुए कॉफ़ी का मज़ा लेते हुए बातें करने लगे। कुछ ही दिनों में अमन और उसकी फैमिली का घर रेनोवेट हो चुका था और वो लोग फिर से अपने घर में शिफ्ट हो गए। अमन ने मायरा की बात अपने माता पिता से की। उन लोगों को भला क्या प्रॉब्लम होनी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था और अमन भी बहुत खुश था कि ज़िंदगी आखिरकार सही ट्रैक पर आ चुकी है। फिर एक रोज़ अमन ऑफिस से लौटा और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसकी माँ ने उसे आराम करने के लिए कहा तो वो जल्द ही खाना खाकर सोने चला गया। रात में उसे कुछ बेचैनी होने लगी तो वो कमरे से निकलकर बैल्कनी में ताज़ा हवा खाने के लिए और चहलकदमी के लिए निकल गया। बैल्कनी में उसे मेन डोर साफ साफ दिखाई दे रहा था। अचानक उसने मेन डोर की तरफ कुछ आवाज़ सुनी। अमन उस तरफ देखने लगा। उसे कुछ कुत्ते वहाँ भागते हुए दिखाई दिए। कुछ ही देर बाद दोबारा वही आवाज़ सुनाई पड़ी। अब की बार वो गौर से दरवाजे की तरफ देखने लगा। कहीं कोई दरवाजे से घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा। ये सवाल उसके दिमाग में आ ही रहा था कि अचानक उसे वहाँ कोई नजर आया। दरवाजे पर एक डरावनी औरत सफ़ेद साड़ी में, जिसके बाल बिखरे हुए, चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ चुका और आंखें खूनी लाल दिखाई देने लगी। वो औरत अमन को एकटक घूरे जा रही थी। वो औरत बिना अपनी पलकाए झपके अमन को देख रही थी और उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। उस औरत का खूनी चेहरा देखकर अमन के रोंगटे खड़े हो गए और उसे उस औरत से डर लगने लगा। वो फौरन ही मुड़कर अपने कमरे में जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, वही औरत बिल्कुल उसके पीछे खड़ी हुई थी। अमन आंखें फाड़ते हुए उस औरत को देखने लगा और उसके पसीने छूट गए। वो दोबारा पीछे मुड़कर गेट की तरफ देखने लगा तो वहाँ कोई नहीं था, और जब उसने फिर से कमरे की तरफ देखा तो वहाँ से भी वो औरत गायब हो चुकी थी। वो अजीब सी उलझन में पड़ गया कि आखिर उसके साथ ये क्या हुआ। वो दावे के साथ कह सकता था कि उसने उस औरत को देखा था, फिर अचानक वो गायब कैसे हो गई। पूरी रात उसे इस बात को सोच सोच कर नींद नहीं आई और सुबह होते ही उसका सारा शरीर तेज बुखार में तपने लगा। उसके पिता ने डॉक्टर को घर पर बुलाकर अमन का इलाज करवाया। अमन अपनी फैमिली को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसी दोपहर जब अमन अपने कमरे में आराम कर रहा था, शोभा रसोई घर में खाना बना रही थी। अचानक शोभा की नज़र खिड़की से बाहर आंगन में पड़ी, जहाँ पर उसका बेटा अक्षय झूला झूल रहा था। उसे ये बात देखकर हैरानी हुई कि कोई आदमी था जो उसे झूला दे रहा था। शोभा को ख्याल आया कि पापा तो काम पर गए हैं और अमन बीमार अपने कमरे में आराम कर रहा है। वो फौरन ही बाहर गई और देखा कि आंगन में सिर्फ अक्षय ही झूला झूल रहा है। वहाँ अक्षय के साथ कोई और नज़र नहीं आया, तो उसने अक्षय को आवाज़ देते हुए बुलवाया। अक्षय दौड़ता हुआ शोभा के पास आया। क्या हुआ माँ, क्यों बुलाया मुझे? देखा नहीं मैं झूला खेल रहा था। हाँ हाँ पता है, पहले ये बता कि तू खेल किसके साथ रहा था? कौन झूला झूला रहा था तुझे? पापा। शोभा एकदम सुन्न रह गई।
उसे लगा कि अक्षय शायद कोई मजाक कर रहा है। क्या? अक्षय, मजाक नहीं, सच सच बता, कौन था तेरे साथ? अरे माँ, वो पापा ही थे, वही मेरे साथ खेल रहे थे। शोभा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। बहुत बदमाश हो चुका है तू। ठीक है, बाद में देखती हूँ तुझे, अब जा, खेल जाकर। माँ, मुझे अपने पीठ पर बिठाकर घुमाओ ना, अक्षय ने शोभा से बड़े ही प्यार से कहा। पीठ पर बैठेगा? अच्छा ठीक है। ये कहकर शोभा ने अपने बेटे को पीठ पर बिठाया और उसके साथ खेलने लगी। तभी मेन डोर खुलने की आवाज आई। शोभा ने जब मेन डोर की तरफ देखा तो उसे उसकी माँ शांति अक्षय के साथ आती हुई नजर आई। ये देखकर शोभा कांपने लगती है और तिरछी निगाहों से अपने ऊपर कौन बैठा है ये देखने की कोशिश करती है। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है। बहुत बदमाश हो चुका हूँ मैं। ये कहते ही वो चीज शोभा को जोर से जमीन पर ढकेल देती है। शोभा मुंह के बल जमीन पर गिरती है और फौरन ही मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। तभी शांति कमरे में आती है और कहती है, शोभा, ये शोभा, अरे किन ख्यालों में हो और जमीन पर क्यों पड़ी हो? गिर तो नहीं गई? शोभा हड़बड़ाते हुए उठती है और कहती है, माँ, वो अक्षय अक्षय आपके साथ। हाँ, मैं बाजार जा रही थी तो जिद करने लगा, इसीलिए मैं उसे अपने साथ ले गई। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। यह कहकर शोभा रसोई घर में चली गई। उसी रात जब सारे लोग खाने के मेज पर बैठे हुए थे तो अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। अमन के पिता किशन ने आवाज को सुनते हुए कहा, अरे अमन, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें मिलने के लिए कोई आया हुआ है? अरे भाई, उसे भी तो खाने पर बुलवा लो। अमन हैरान होते हुए कहने लगा, नहीं पापा, मैं खुद अभी अपना रूम लॉक करके आया हूँ, मेरे कमरे में कोई नहीं है। अच्छा, लेकिन आवाज तो वहीं से आ रही है। ठहरो, मैं जाकर देखता हूँ। किशन ये कहकर जाने ही लगा कि शोभा ने बीच में बोल दिया, अरे पापा, आप अकेले क्यों जा रहे हो? अमन, तुम भी जाओ ना उनके साथ। अरे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो उसे कह रही हो? किशन हंसते हुए बोलकर ऊपर चला गया। थोड़ी ही देर बाद वो वापस आया। अजीब बात है, ऊपर तो कोई भी नहीं है। शायद कोई बिल्ली होगी, शांति ने झट से कहा। बिल्ली कब से जूते पहनने लगी? किशन ने मजाक करते हुए कहा। अमन और शोभा को छोड़कर सारे लोग हंसने लगे। इन दोनों पर कुछ ऐसा गुजरा था जिसने उन्हें खौफजदा कर दिया था। खाना खाकर सब लोग सोने के लिए चले गए। रात में शोभा की नींद किसी आवाज से टूटी। वो नहीं चाहती थी कि बाहर जाऊं, लेकिन फिर भी मजबूरी में उस आवाज का पीछा करते हुए वो कमरे से बाहर आई। शोभा और अमन का कमरा ऊपरी मंजिल पर था, जबकि उनके माता पिता नीचे ही सोया करते थे। शोभा ने सामने अमन को देखा, जो उसी आवाज का पीछा करते हुए ऊपरी मंजिल के दूसरे कमरे के सामने खड़ा हुआ था। शोभा धीरे से अमन के पास गई और इशारों से पूछा। तभी कमरे में से आवाज आनी शुरू हुई। उन्होंने कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। तो सामने रखी एक आराम कुर्सी पर उन्हें कोई परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उस कुर्सी पर झूल रही थी। उस कुर्सी पर पूरी तरह से अंधेरा पड़ा हुआ था, इसलिए उन्हें सिर्फ एक औरत की परछाई ही नजर आई। अमन ने वहीं पर आवाज लगाई, कौन है वहां? अचानक वो कुर्सी रुक गई और वो औरत धीरे धीरे उजाले पर झुकने लगी। उन दोनों को सिर्फ लाल खूनी आंखें दिखाई दी थी कि अचानक नीचे लिविंग रूम से जोर जोर से सामान फेंके जाने की आवाजें आने लगी।
वो दोनों इस आवाज़ से उछल पड़े और जब दोबारा उन्होंने देखा तो कुर्सी पर कोई नहीं था, लेकिन कुर्सी फिर से हिलने लगी थी। वो दोनों पीछे लिविंग रूम की तरफ दौड़े और वहाँ का नज़ारा देखकर वो लोग हैरान रह गए। लिविंग रूम का सारा सामान उलट पुलट हो चुका था। बड़े बड़े सोफे उल्टे पड़े हुए थे, दीवार की सारी चीज़ें ज़मीन पर फेंकी हुई। उनके साथ ये नज़ारा उनके माँ बाप भी देख रहे थे। सारे लोग डर गए कि ये आखिर हो क्या रहा है। तभी उन्हें बेसमेंट का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने की आवाज़ आई। किशन वहां जाने ही वाला था कि शांति ने उसका हाथ पकड़ लिया और सर हिलाते हुए वहां जाने से मना किया। अचानक दरवाजे से आवाज बंद हुई और एक बेहद भयानक चीख गूंज उठी। वो सारे लोग चिल्लाते हुए घर से बाहर आए और जब घर की तरफ मुड़कर देखा तो घर की लाइट ऑन ऑफ होने लगी थी और वही शैतानी हंसी गूंजने लगी। ये मंजर देखकर सारे ही थर्रा उठे। उन्होंने सारी रात आंगन में बिता दी। सुबह होने पर वो बड़ी ही सावधानी से घर में गए तो घर का सारा सामान उथल पुथल हो चुका था। ये सब क्या हो रहा है? किसी की नजर लग गई है हमें कि कोई खुशी रास नहीं आती। शांति ये कहकर जोर जोर से रोने लगी। किशन शांति को दिलासा देने लगा। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने सारा सामान समेटना शुरू किया। उसी दिन शांति ने अमन को बुलवाकर उससे बात करनी चाहिए। अमन, जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो साधारण बातें नहीं है। ज़रूर ये सब किसी गलत चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है। ये लो, ये मेरी कॉलेज में पढ़ने वाली एक दोस्त का नंबर है। वो उसी शहर में रहती है। उसका नाम भूमि श्रीवास्तव है। उसकी माँ ऐसी चीज़ों में जानकारी रखती है। फिलहाल हमारे पास इनसे मिलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। तुम फौरन ही उन्हें यहाँ बुलवा लो। ये जो कुछ भी है जल्द से जल्द खत्म हो जाना चाहिए। अमन ने बिना कोई वक्त बर्बाद करते हुए फौरन ही उस नंबर पर कांटेक्ट किया। क्या मैं भूमि जी से बात कर सकता हूँ? कहिए, मैं भूमि बोल रही हूँ। मैडम, मेरा नाम अमन है। मैं शांति वर्मा का बेटा हूँ जो आपकी क्लास में पढ़ा करती थी। दरअसल मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। किस बारे में? जी, वो मैं अमन को समझ नहीं आया कि वो कैसे अपने साथ होने वाली बातों के बारे में बताए, लेकिन भूमि समझ गई। ठीक है, तुम मुझे अपना पता दे दो, मैं शाम तक तुमसे मिलने आ जाऊंगी। अमन ने उन्हें अपना पता बता दिया और वादे के मुताबिक वो शाम को उन सब लोगों से मिलने आ गई। उसने पहले शांति से मिलकर उसे दिलासा दिया और इसके बाद उसने सारे घर का मुआयना किया। घर को अच्छी तरह से देखने के बाद उसने सारे लोगों को इकट्ठा किया और कहा, तुम लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन शांति मुझे अच्छी तरह से जानती है। मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए आई हूँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को मेरी मदद करनी होगी। यहाँ जिसके साथ जो कुछ भी हुआ है मुझे सारी बातें जाननी है। सब कुछ समझने के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। उन लोगों के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, तो उन लोगों ने भूमि को सारी बातें बता दी। आप सबकी बातों को सुनकर और इस घर का जायज़ा लेने के बाद मुझे यकीन है कि आपके घर में ज़रूर कोई ना कोई दोष है। जी, ये कैसे हो सकता है? हम यहाँ 20 सालों से भी ज़्यादा वक्त से रह रहे हैं। अगर ऐसी कोई भी बात होती तो पहले ही सामने आ जाती। लेकिन जितना मैं इन सब के बारे में जानती हूँ, मेरा शक इसी घर की तरफ है। खैर, जो है देर सवेर सामने आ ही जाएगा। हम किसी की मदद लेकर भी पता कर सकते हैं कि आखिर माजरा क्या है। मदद? किसकी मदद? दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान समझ नहीं सकता। ये चीज़ों को समझने के लिए हमें दूसरी दुनिया से मदद लेनी होती है, क्योंकि ये चीज़ें दूसरी दुनिया से संबंध रखती हैं। मैं भी ऐसी ही एक शक्ति से मदद लेने की कोशिश करूँगी। देखते हैं हमें क्या पता चलता है। मुझे यहाँ एक बड़ी सी जगह की ज़रूरत है और कुछ चीज़ों की, जिसकी फहरिस्त मैं तुम्हें दे दूँगी। हम आज रात ही ये अमल यहाँ पर करेंगे। ये कहकर उसने अमन को कुछ चीज़ें लाने के लिए कहा। जैसा वो चाहती थी, उन लोगों ने लिविंग रूम में सारा इंतज़ाम कर दिया।
और अमन भी सारी चीज़ें ले आया। रात होने पर भूमि ने लिविंग रूम में एक बड़ा सा घेरा बनाया और सबको उसी घेरे में आने के लिए कहा। इसी के साथ उसने सब लोगों को ताकीद की कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, कोई भी इस घेरे के बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई इस घेरे के बाहर जाता है तो उसे जान का खतरा भी हो सकता है। ये कहकर उसने कुछ पढ़ना शुरू किया। करीब करीब आधा घंटा हो गया और वो कुछ न कुछ पढ़े जा रही थी और सारे लोग उसे ही देख रहे थे। तभी अचानक वहां जोर से हवा चलने लगी और सामने तेज रोशनी भी आने लगी। सब लोग उसी रोशनी को देख रहे थे। तभी भूमि ने सवाल किया, ऐ अनजान दुनिया की अनजान ताकतों, हमें अपनी दुनिया की इस उलझन से बचाओ। हमें इस उलझन के बारे में कोई जानकारी दो। ये हम इंसानों के बस की बात नहीं, हमारी मदद करो। कुछ देर तक इंतज़ार करने के बाद भूमि ने दोबारा वही सवाल दोहराया और तभी फर्श पर कुछ घसने की आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई अपने नाखून से फर्श पर कुछ लिख रहा हो। थोड़ी देर बाद एक झटके से वो रोशनी गायब हो गई और सब तरफ सन्नाटा छा गया। जब उन लोगों ने फर्श की तरफ देखा तो वहां एक नंबर लिखा हुआ था, 1951। भूमि इन सब के बाद थक चुकी थी। शोभा और अमन ने भूमि को उठाकर सोफे पर बिठाया। कुछ देर बाद जब भूमि ठीक होने लगी तो अमन ने पूछा, भूमि जी, हम कुछ समझे नहीं, ये नंबर 1951 इसका क्या मतलब है? देखिए, ये दूसरी दुनिया की ताकतें हैं जो हमसे सीधे सीधे बात नहीं कर सकती, इसीलिए वो हमसे इसी तरह से अपनी बातें बतवाती हैं। हमें इस नंबर का मतलब ढूंढ निकालना होगा, तभी हम इस मुसीबत से निकल सकते हैं। सारे लोग इस नंबर का राज समझने में लग गए। उन लोगों ने बहुत सी तारें जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई बात पता नहीं चल पाई। दूसरी शाम भूमि को अचानक एक फ़ोन आया कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना ज़रूरी हो चुका था। हालांकि कोई भी नहीं चाहता था कि भूमि उन्हें अकेले में छोड़कर जाए, लेकिन हालात ही ऐसे थे कि उसे जाना पड़ा। उसने सारे लोगों को सावधान रहने के लिए कहा और ये भी कहा कि वो जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करेगी। रात होने पर सब लोगों ने एक साथ ही एक ही कमरे में सोने का फैसला किया और सारे लोग इसी पर अमल करते हुए सोए। आधी रात अमन की आंख किसी आवाज से टूटी। वो पहले ही डर चुका था तो उसने शोभा को जगाने की कोशिश की और तभी ये आवाज तेज हो गई, जिससे शांति भी जाग गई। इस दफा आवाज रसोई घर से आ रही थी। उन्होंने देखा कि किशन अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। उन्हें लगा कि किशन भी शायद इसी आवाज़ का पीछा करते हुए नीचे गया होगा। वो लोग भी नीचे रसोई घर में चले गए। अंदर जाते ही उन लोगों ने दिल दहला देने वाला खौफनाक मंजर देखा। किशन फर्श पर बैठा हुआ अपने हाथ में मटन काटने का छुरा लेकर अपने ही पैर को किसी कसाई की तरह काट रहा था। शोभा ये देखकर जोर से चिल्लाई, जिससे किशन ने उन लोगों की तरफ देखा। जब उन्होंने किशन के चेहरे पर देखा तो किशन का चेहरा बिल्कुल भयानक हो चुका था। उसका चेहरा जगह जगह से कटा हुआ, आंखें पीली पड़ चुकी और मुंह से खून टपक रहा था। ये साफ साफ नज़र आ रहा था कि वो अपने आपे में नहीं है और कोई और चीज़ उससे ये सब करवा रही है। शांति ने रोते हुए आवाज़ लगाई, ये आप क्या कर रहे हैं? तभी किशन ने हंसते हंसते उस छुरे को अपने गले पर गिरा दिया और छटपटाने लगा। उसके गले से खून का फव्वारा निकल पड़ा और उसका दम घुटने की आवाज़ साफ साफ सुनाई देने लगी। कुछ ही देर बाद उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। सारे लोग वही घुटनों के बल गिर गए और मातम करने लगे। अमन और शोभा ने अपनी माँ को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सदमा था। तभी घर के बाहर उन्हें एक गाड़ी की तेज़ी से रुकने की आवाज़ आई और उसमें से भूमि दौड़ती हुई घर में दाखिल हुई। उसने
उसने सारा मंजर देखा और वो भी सर पकड़कर जमीन पर बैठ गई। उस शैतानी ताकत ने उसे भी झांसा दे दिया था। उसकी बेटी बिल्कुल ठीक थी। दूसरे दिन सारे लोग किशन का अंतिम संस्कार करके लिविंग रूम में बैठे हुए थे। अक्षय वही मोबाइल पर खेल रहा था। वो उठकर शोभा के पास आया और मोबाइल पर उसे कुछ दिखाने की कोशिश करने लगा। शोभा वैसे ही बहुत परेशान थी तो उसने अक्षय को चुपचाप बैठने के लिए कहा। उसके न मानने पर शोभा एकदम से गुस्सा हुई और उसने अक्षय के हाथ से मोबाइल उठाकर जमीन पर फेंक दिया। वो मोबाइल बिल्कुल अमन के पैरों के पास जाकर गिरा और जब अमन ने उस मोबाइल को उठाया तो उसमें लिविंग रूम की कोई रिकॉर्डिंग चल रही थी जो शायद अक्षय ने बनाई थी। रिकॉर्डिंग देखते देखते अचानक अमन की नज़र किसी चीज़ पर पड़ी। उसने दोबारा रिवाइंड करके जब रिकॉर्डिंग को देखा तो उसे एक झटका सा लगा। उसने फौरन ही भूमि को बुलाया और लिविंग रूम में एक तस्वीर के पास ले गया। ये तस्वीर अमन के किसी पूर्वज की थी। अमन ने इस तस्वीर के नीचे की तरफ इशारा किया जहां वही नंबर 1951 लिखा हुआ था। भूमि भी उस नंबर को देखकर चौंक गई। अमन उस तस्वीर की फ्रेम को मेज पर ले आया और तस्वीर फ्रेम से निकालने लगा। तभी तस्वीर के पीछे से उन्हें एक कागज़ मिला। इस कागज़ में काले जादू से बनी हुई तस्वीरें, कुछ मंत्र और अजीब अजीब निशान मिले। ये देखकर भूमि कहने लगी, यही है जिसकी तरफ इशारा हुआ था। ये काला जादू किसी ने इस घर में छुपा रखा है। लेकिन सिर्फ ये एक कागज़ से कुछ नहीं होता। इस किस्म के काले जादू में और भी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। हमें वो सारी चीज़ें ढूंढ निकालनी होगी। चीज़ें? कौन सी चीज़ें? क्या ढूंढना है हमें? ये कोई आम चीज़ें नहीं होंगी। ये काले जादू में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं जिन पर खून के धब्बे वगैरह हो सकते हैं। लेकिन भूमि जी, ऐसी कोई भी चीज़ अगर इस घर में होती है तो हमें पहले ही मिल जाती। हम ऐसी चीज़ें आखिर ढूंढे कहाँ? अचानक अमन को कुछ याद आया। भूमि जी, कुछ वक्त पहले इस घर में रिनोवेशन किया गया था। उन दिनों हम यहाँ नहीं थे बल्कि दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। भूमि ने धीरे धीरे उस दीवार को देखते हुए कहा, क्या इस दीवार की भी मरम्मत की थी तुम लोगों ने? जी हाँ। भूमि ने अमन की तरफ देखा और अमन उसका इशारा समझ गया। वो तभी बेसमेंट में गया और एक हथौड़ा लाकर दीवार तोड़ने लगा। थोड़ी ही देर बाद जब उस दीवार में छेद हुआ तो एक बेहद ही गंदी बदबू सारे कमरे में छा गई। ये बदबू इतनी गंदी थी कि सारे लोगों ने अपना मुंह ढक लिया। अमन अपने चेहरे पर रुमाल बांधकर दीवार तोड़ने में लगा रहा। कुछ ही वक्त में उन्हें वहाँ एक थैला मिला। जब उस थैले को खोला गया तो उसमें से बेहद ही गंदी बदबूदार चीज़ें निकली। कुत्ते और बकरों के कटे हुए सर, किसी जानवर की ज़बां और पेट की अतड़ियाँ, कई कागज़ें जिसमें काले जादू के नक्शे, काले जादू के नंबर और काले जादू की चीज़ें लिखी हुई थी। इनके अलावा उसमें खून से लथपथ कुछ कपड़े भी मिले और इन्हीं कपड़ों में से एक कपड़े को शांति ने पहचान लिया। वो एक शर्ट था जो किशन का था। शांति उस शर्ट को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। अमन अभी भी उसी टूटी दीवार में चीज़ें ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र एक चमकीली चीज़ पर पड़ी। वो उस चीज़ को उठाकर उसे साफ करते हुए देखने लगा तो उसका दिमाग चकरा गया। ये ब्रेसलेट यहाँ कैसे? ये ब्रेसलेट तो मैंने जानवी को तोहफे में दिया था। भूमि उस ब्रेसलेट को हाथ में लेकर पूछने लगी, जानवी? कौन जानवी? जानवी हमारी कज़िन बहन है, हमारे बड़े चाचा की बेटी। ये आपकी कज़िन कहाँ रहती है? इसी शहर में। ये ब्रेसलेट अपने पैरों से चलकर इस दीवार में नहीं आया। हमें आपकी इस कज़न से बात करनी होगी। उसे फ़ौरन ही यहाँ बुलवाओ और हाँ, उसे शक न होने पाए कि यहाँ क्या हुआ है और हमें क्या मिला है। अमन ने जानवी को फ़ोन मिलाया और बहाने से उसे घर बुलवा लिया। अब तक रात हो चुकी थी और जानवी जो सारी बातों से अनजान थी घर आ गई। जैसे ही जानवी की नज़र उस टूटी हुई दीवार पर गई तो वह घबरा गई। क्या बात है जानवी जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं,
लेकिन आप कौन हैं? मैं कौन हूँ ये बात जानना ज़रूरी नहीं। ज़रूरी ये है कि आपने क्या किया और क्यों। आप खुद बताती हैं या क्या मतलब? क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझी नहीं। झूठ मत बको लड़की, तेरी करनी सब पर ज़ाहिर हो चुकी है। अब बेहतर यही होगा कि सब कुछ सच-सच बता दे। जानवी हड़बड़ाते हुए बोली, देखिए आप क्या कह रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस काले जादू के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। काला जादू? हमने तो किसी काले जादू का जिक्र नहीं किया। फिर तुझे कैसे पता चला कि ये सब काला जादू है? वो इसलिए कि तूने ही ये सब कुछ करवाया है। लेकिन एक गलती हो गई तुझसे। ये सब करते हुए हड़बड़ाहट में तूने अपना ब्रेसलेट यहाँ गिरा दिया और उसे भी जल्दबाजी में दीवार में छुपवा लिया। जैसे ही जानवी ने ब्रेसलेट को देखा तो वो समझ गई कि अब वो पूरी तरह से फंस चुकी है। दूसरी तरफ अमन अपना आपा खो चुका था। वो लपक कर जानवी की तरफ गया और जानवी को जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया। बोल, बोल तूने ये सब क्यों किया? मैं तुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझता था। अरे क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? बोल वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। और वाकई अगर शोभा और भूमि अमन को नहीं पकड़ते तो शायद वो जानवी को मार ही देता। जानवी अमन को इस तरह देखकर डर गई। ये सब कुछ मैंने तुम्हें पाने के लिए ही तो किया है अमन। मैं हमेशा से ही सिर्फ तुमसे प्यार करती थी और सिर्फ तुम ही को पाना चाहती थी। ये सब क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी शादी तो राज से तय हो चुकी है। कोई राज नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। उस दिन जब मैं तुमसे मिलने आई थी तब मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहती थी, लेकिन तुमने मायरा का कहकर मेरे होठ सिल दिए। तब जो कुछ भी मेरे मन में आया मैंने कह दिया। जब मुझे पता चला कि तुम किसी और से प्यार करते हो तो मैंने ठान लिया कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इसीलिए मैंने गांव में मेरी नानी के पहचान के एक आदमी से कांटेक्ट किया जिसने मुझे ये काले जादू का रास्ता दिखाया। उसने बताया कि ये काला जादू किसी इंसान पर नहीं बल्कि खून पर किया जाता है। इसीलिए उसे अमन का खून चाहिए था या फिर अमन के पिता की कोई चीज़। अमन का खून लाना मुश्किल था और इससे मुझ पर शक भी हो जाता। इसीलिए मैंने किशन अंकल की एक शर्ट चुरा कर उस जादू करने वाले को दे दी। उसने ये भी बताया था कि ये जादू में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को मुझे इसी घर में छुपाना होगा, लेकिन ये सावधानी रखनी होगी कि ये चीज़ें किसी को ना मिल पाए, वरना जादू टूट जाएगा। और जैसे ही जादू टूटेगा, जिस इंसान की चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो इंसान उन काली शक्तियों का शिकार हो जाएगा। मुझे अमन से रेनोवेशन के बारे में पता चला, इसीलिए मैंने इस बात का फ़ायदा उठाकर ये सारी चीज़ें इस दीवार में छुपवा दी। जब रेनोवेशन पूरा हुआ तब मुझे पता चला कि इनमें से एक कागज़ मेरी कार में गिर गया है। अब दोबारा दीवार में इस कागज़ को डालना नामुमकिन था, इसीलिए इसी दीवार पर टंगी इस तस्वीर में मैंने इस कागज़ को छुपा दिया। अमन और उसका सारा परिवार ये सुनकर थर्रा उठा। तभी भूमि ने कहा, ओह माय गॉड जानवी, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने अमन को अपने हाथों से मौत के मुंह में ढकेल दिया है। अमन को? ये तुम क्या बोल रही हो भूमि? शांति चौंक कर बोलने लगी। हाँ, जिस काले जादू का जानवी ने इस्तेमाल किया है वो खून पर किया जाता है। इस काले जादू को करने के लिए किशन की शर्ट इस्तेमाल की गई, यानी जादू किशन के खून में हुआ है। इस जादू के टूटने पर अब किशन इस दुनिया में मौजूद नहीं। इसका मतलब ये कि अब ये जादू उसकी जान लेकर रहेगा जो किशन के खून का रिश्ता रखता हो। यानी आज अमन या शोभा में से कोई ना कोई इस काली शक्तियों के हाथ मारा जाएगा। क्या हम किसी तरह इसे रोक नहीं सकते? शोभा जल्दी पूछने लगी। नहीं, काला जादू पहले ही टूट चुका है, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं। शोभा या अमन, दोनों में से किसी को कुछ नहीं होगा। शांति बड़े ही शांत स्वभाव से कहने लगी। शांति, मैं समझती हूँ तुझ पर क्या बीत रही है, लेकिन ये शक्तियाँ अब अमन या शोभा। शांति ने भूमि की बात काटते हुए फिर से कहा, मैंने कहा ना भूमि, शोभा या अमन, दोनों में से किसी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों ही किशन का खून नहीं है। अमन और शोभा एकदम से चौंक गए।
ये आप क्या कह रही हो माँ? हाँ, तुम दोनों किशन की अपनी औलाद नहीं हो। तुम्हारे सगे पिता कोई और ही है, जो तुम्हारे पैदा होने से पहले ही मुझे छोड़कर चले गए। किशन ने तो मुझे इसी हालत में अपना लिया, और उसी का फैसला था कि हमें अब किसी और औलाद की ज़रूरत नहीं। ये बात सिर्फ किशन और तुम्हारे दादाजी को पता थी, और तुम्हारे दादाजी ने हम दोनों को इस बात को राज रखने के लिए कहा था। ये मैं तुम लोगों पर कभी जाहिर नहीं होने देती, लेकिन आज हालात ने मजबूर कर दिया। ये कहते हुए शांति, अमन और शोभा तीनों की आंखें आंसुओं से भीग गई। इन सब के बीच अचानक जानवी को कुछ एहसास हुआ और वो जोर से चिल्ला उठी, क्या? अगर तुम अंकल की असली संतान नहीं हो तो इसका मतलब? हाँ जानवी, पापा के रगों में जो खून दौड़ रहा था वही खून तुम्हारे रगों में भी दौड़ रहा है। अब तुम भी उसी डर को जियोगी जिसे हम इतने दिनों से जीते आ रहे हैं। जानवी ये सुनकर वहां से भागने की कोशिश करने लगी, और जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची उसका शरीर अचानक वहीं जकड़ गया, और फिर अचानक उसके जिस्म से हड्डियों की टूटने की आवाज़ें आने लगी। पहले उसके हाथ उल्टे हो गए, और फिर पैर उल्टे हो गए, और इसके बाद उसका सारा शरीर थर्राने लगा। उसका सर पूरी तरह से उल्टा घूम गया और वो धड़ से जमीन पर जा गिरी। थोड़ी ही देर में इस लाश में अचानक से आग लग गई, और वो लाश वही जलकर राख हो गई। शोभा और शांति ने अपने चेहरे को छुपा लिया, वो ये देख भी नहीं पाई थी। उन लोगों ने काली जादू की चीज़ों को आंगन में जला दिया। भूमि ने अमन और बाकियों को दिलासा दिया और फिर अलविदा कहकर लौट गई। अमन और शोभा शांति के पास आए और उन्होंने शांति को दिलासा दिया और कहा, माँ, आज के बाद कभी मत कहना कि वो हमारे पिता नहीं थे। हमारे लिए हमेशा वही पिता थे और हमेशा वही रहेंगे।